Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 151। लियू वेई अपने 4 साथियों के साथ सीढ़ियों से ऊपर भागा और रास्ते भर उनकी बंदूकें न मिलने की शिकायत सुनता रहा। केवल जीसी कोंग ने ही अपनी राय नहीं दी और लियू वेई को पूरा यकीन था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बात नहीं करना चाहता था, न कि इसलिए कि उसकी कोई राय नहीं थी। क्या आप में से किसी को गोलियां बनाना आता है? उसने वही सवाल पूछा जो ली दाएलू ने उससे और उसके आदमियों से पहले पूछा था। और सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, क्या आप में से कोई अपनी खुद की गोलियां बना सकता है? बिल्कुल शुरू से उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि लोग टूटी हुई एस्केलेटर से छठी मंजिल की ओर दौड़ते रहे। हमारी आदत के विपरीत अब गोलियां सीमित संसाधन हैं। एक बार गोली चलाने के बाद हम उसे वापस नहीं पा सकते। अब हम गोला बारूद विभाग में जाकर और गोलियां नहीं मांग सकते, उसने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। इस टीम के मामले में वह वांग चाओ जितना चिड़चिड़ा नहीं था। वह समय निकालकर उन्हें बातें समझाने को तैयार रहता था ताकि वे अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसे समझ सकें। अगर उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आता तो वह किसी भी तरह से संत तो नहीं था। अब से अपने आप को एक युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच समझो, उसने 110,000 वर्ग मीटर के शॉपिंग मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हुए कहा। गोलियों के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है, इसलिए जब तुम गोलियां खा लोगे तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। लेकिन हम किसी युद्ध क्षेत्र के बीच में नहीं हैं, हान शी यांग ने लियू वेई के बगल में आते हुए कहा। दोनों पुरुषों के दाहिने हाथों में एक लंबी सैन्यचारी चाकू थी, जिसका खुला हुआ ब्लेड उनकी बाहों पर टिका हुआ था और हैंडल उनकी हथेली में था। किसी को गलती से चोट न पहुंचाने के लिए ब्लेड को खुला रखने का ये सबसे सुरक्षित तरीका था, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, हम हैं, लियू वेई ने उस आदमी की ओर एक संक्षिप्त नजर डालते हुए कहा। हान शी यांग ने एक पल के लिए हैरानी से देखा और फिर अपना ध्यान वापस सामने की ओर मोड़ लिया। उसने अपने बगल में खड़े उस आदमी के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, जिसे कई लोग सीधे सीधे मौत कहते थे। उससे मिलने से बहुत पहले ही वह उसका सम्मान करता था और मिलने के बाद भी लंबे समय तक करता रहेगा। अगर वह कह रहा था कि वे युद्ध क्षेत्र में हैं, तो वे थे ही। योजना क्या है? उसने पूछा, और उसके बाकी साथी भी उसके पीछे पीछे कदम मिलाकर चलने लगे। हम पीछे से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हुए जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करेंगे, लियू वेई ने एक समय के लोकप्रिय मॉल के सुनसान गलियारे में सावधानी से चलते हुए कहा। वह उस तार के जाल के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जिसमें ली दाएलू 1 महीने पहले फूड कोर्ट जाते समय लगभग फंस गई थी। भले ही आपको यह उपयोगी न लगे, फिर भी इसे उठा लें। सभी 5 पुरुषों के कंधों पर सेना द्वारा जारी किए गए बैग थे, लेकिन लियू वेई को और सामान ले जाने के लिए और सूटकेस या बड़े डफल बैग मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वह जानता था कि वे वापस लौट सकेंगे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बहुत सारा सामान पीछे छोड़ना चाहता था ताकि कोई और उसे ले जा सके। चारों व्यक्तियों ने सिर हिलाया और खतरों की तलाश में आसपास का जायजा लेते रहे। हॉल के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित आखिरी दुकान में प्रवेश करते ही वे जल्दी से जितना सामान भर सकते थे भरने में जुट गए और फिर बगल वाली दुकान की ओर बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि आपूर्ति क्यों महत्वपूर्ण है, काओ मू चेन ने अंधेरे तहखाने में वांग चाओ के बगल में चलते हुए कहा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें ही उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं? वांग चाओ के ठीक पीछे खड़े फैंग डोंग यांग ने पूछा। अपनी टीम में वांग चाओ को सबसे ज्यादा भरोसा इसी आदमी पर था। जब आप छिपे हुए हों तो क्या आप किसी दूसरे देश के नागरिक को अपना सामान लाने भेजेंगे? काओ मू चेन चुप रहे, लेकिन उन्हें बात समझ आने लगी थी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपूर्ति श्रृंखला फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी, उन्होंने जोर देकर कहा। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि बाकी लोगों की बात में दम है। अब वांग चाओ की बारी थी उपहास उड़ाने की। किन लोगों से? उसने सुनसान मॉल में चारों ओर देखते हुए पूछा। हमें सामान बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, फिर उसे पैक करने के लिए, और फिर उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए और भी लोगों की। तो मैं फिर से पूछता हूँ, किन लोगों से? उस सवाल ने काओ मू चेन को चौंका दिया। यहाँ लोग जरूर होंगे, उसने भी चारों ओर देखते हुए कहा। वांग चाओ ने केवल मुस्कुराते हुए तहखाने के अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ना जारी रखा, उसकी टॉर्च ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। अचानक बाईं ओर से हल्की सी आवाज आई। टॉर्च घुमाकर देखने पर उन्हें केवल एक चूहे की पतली गुलाबी पूंछ दिखाई दी, जो अंधेरे में गायब हो गई, शायद अपने घर की तलाश में।
बस एक चूहा था, जियांग मिंगताओ ने अपने सामने चाकू लहराते हुए कहा। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। वान चाओ ने कुछ नहीं कहा और गोदाम के दरवाजे की तलाश में गलियारे में आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसके कदम पहले से कहीं धीमे और नर्म थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इस बार तेज चीख से वे उतने चौंके नहीं, लेकिन वान चाओ ने फिर भी आवाज की दिशा में रोशनी डाली। एक छोटे सफेद चूहे को भागते हुए और उसके पीछे खून का निशान छोड़ते हुए देखकर वान चाओ एकदम रुक गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर अंधेरे में एक गोली चलाई। मुझे लगा था कि हमें यूं ही अंधाधुंध गोली नहीं चलानी चाहिए, काओ मुचेन ने अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वान चाओ ने उसे रोक दिया। दूसरे व्यक्ति ने चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी एक उंगली होठों पर रखी। काओ मुचेन अपने वरिष्ठ अधिकारी के सीधे आदेश का पालन करते हुए वहीं जम गया। जब आसपास से कोई आवाज नहीं आई तो उसने हैरानी से वान चाओ की ओर देखा। सावधानी से और धीरे धीरे, अनावश्यक हरकतें न करते हुए, वान चाओ ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक की जगह अपनी पीठ से तलवार निकाल ली। उसकी हरकतों को देखकर बाकी सदस्यों ने भी ऐसा ही किया, अपनी तलवारें निकाली और अंधेरे में टकटकी लगाकर देखने लगे कि वहां क्या है। ली दाइलू के साथ बिताए गए अन्य समयों के विपरीत इस बार कोई चेतावनी नहीं थी, न ही कोई गुर्राहट या प्रभुत्व का प्रदर्शन, बल्कि सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उनके समूह से एक चीख सुनाई दी। काओ मुचेन घबराकर चारों ओर देखने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि किसने चीख मारी और क्या हुआ, लेकिन वहां सन्नाटा छाया हुआ था। फैन डोंग यांग और गुओ बी मिंग वहीं खड़े रह गए। उनके बीच हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, तभी चीख उनके कानों में गूंज उठी। बगल में देखने पर पता चला कि जियांग मिंगताओ वहां से गायब हो चुका था। केवल खून के धब्बे ही बचे थे जो ये दर्शा रहे थे कि वह पहले कहाँ था। काओ मुचेन ने फुफकारा, हमारे पास बंदूकें होनी चाहिए थीं। वह हमें मारना चाहती है, उसने धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी तलवार निकली हुई थी और वह हमले के लिए तैयार था। वान चाओ ने कुछ नहीं कहा। आंखें बंद करके उसने उन लपटों को महसूस करने की कोशिश की जिनके बारे में ली दाइलू ने कहा था कि वे ज़ॉम्बीज़ की मौजूदगी का संकेत देती हैं। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने अपना दिमाग खोलकर आसपास के इलाके का जायजा लिया, आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति के बारे में मानसिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तीव्र भूख और क्षणिक सुख का एहसास हुआ। लगातार उसने धीमी आवाज में कहा, ये जानते हुए कि अब चुप रहने की जरूरत नहीं थी। अंधेरे में कहीं ज़ॉम्बी मौजूद थे और उन्होंने अपना शिकार चुन लिया था। बचे हुए चारों आदमियों ने जल्दी से खुद को इस तरह तैनात कर लिया कि उनकी पीठ एक दूसरे की ओर हो, लेकिन वे मन ही मन जानते थे कि इससे मदद मिलेगी। जिस ज़ॉम्बी ने जियांग मिंगताओ को पकड़ा था, वह उनके समूह के आगे से पीछे की ओर से चुपके से निकल गया था और उन्हें पता भी नहीं चला था कि उसने उसे पकड़ लिया है। उनके सिर काट दो, वान चाओ ने कहा और अंधेरे में किसी छोटे से संकेत की उम्मीद में चारों ओर देखता रहा। यह उसके पहले के अनुभवों से बिल्कुल अलग था, यहाँ तक कि नौसैनिक अड्डे पर आई बाढ़ से निपटने के दौरान भी नहीं। उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वह नियंत्रण में नहीं है। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने सामने किसी भी ज़ॉम्बी को नष्ट करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, उसकी हृदय गति तेज होने लगी। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ज़ॉम्बी कहाँ छिपे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। न तो उसे दूसरे ज़ॉम्बी से कोई लौ दिखाई दी, न ही कोई ऐसा विचार जिससे वह उनके ठिकाने का सटीक अनुमान लगा सके। कुछ भी नहीं। जब उसने होश संभाला तो उसे सिर्फ एक तीव्र भूख महसूस हुई जिसने उसके सारे विचारों को दबा दिया, मानो वह भोजन की इस तीव्र मांग में डूब रहा हो। और यह भूख उनके चारों ओर से आ रही थी। अगर तुम इनका कोई और हिस्सा काटोगे तो और भी बन जाएंगे। इनके सिर काट दो और मुझे बुलाओ। मैं इन्हें दोबारा उगने से पहले ही जलाने की कोशिश करूंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? काओ मुचेन ने पूछा। ये चीजें क्या हैं? ज़ॉम्बी शांत भाव से जवाब आया। तुम्हारे पुराने कप्तान के अनुसार वे अजीबोगरीब लोग हैं। बिल्कुल नहीं, काओ मुचेन ने इनकार किया। वे पहले इतनी तेजी से नहीं चलते थे। तो फिर आप भाग्यशाली थे। अध्याय 152। किस्मत अच्छी थी। कैसे? काओ मुचेन ने पूछा। उन चीजों से लड़ते हुए हमने पहले 2 आदमी खो दिए थे। बिल्कुल सही, किस्मत अच्छी थी, वान चाओ ने जवाब दिया। वह इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनके लिए पीछे हटने के लिए एक सुरक्षित जगह, और हो सके तो ऐसी जगह जहां भरपूर रोशनी हो। रोशनी, बिजली, बिजली चमकना,
पिछले कुछ मुकाबलों में ली दाइलू द्वारा सबके सिर पर मंडराते आग के गोलों को याद करते हुए वांग चाओ ने उसी को दोहराने की कोशिश की, लेकिन बिजली का इस्तेमाल करते हुए। एकाग्रता से उसने अपनी दोनों हथेलियों के बीच बिजली का एक छोटा गोला बना लिया। उसे अपनी ऊर्जा खत्म होती महसूस हो रही थी और वह सोच रहा था कि उसकी छोटी बच्ची एक साथ 30 गेंदों को हवा में कैसे लटका सकती है। अपने हाथों में पकड़ी गेंद में अधिक से अधिक ऊर्जा लगाते हुए वह ध्यान केंद्रित कर रहा था, गेंद को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अधिक क्षेत्र को रोशन कर सके। लेकिन क्योंकि वह अपने हाथों में मौजूद ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने अपने गाल को छूते हुए हवा के हल्के झोंके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक और चीख, एक और शव गायब। अंत में उसने अपने सिर के आकार का एक गोला बनाया और उसे हवा में छोड़ दिया, जिससे वह बचे हुए 3 आदमियों के ऊपर एक विशाल बल्ब की तरह चमक उठा। और फिर उसे तुरंत पछतावा हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे ही उसकी बिजली ने उनके चारों ओर केवल 10 फीट के दायरे को रोशन किया, उसने अपने पीछे खड़े एक आदमी के मुंह से एक घूंट भरी आवाज सुनी। लेकिन इतना काफी था, ये देखकर ही काफी था कि वे पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए थे। उनके पीले नीले और बैंगनी चेहरे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, खासकर तब जब उन्हें मारने की उम्मीद बहुत कम हो। लियू, हम मुसीबत में हैं, उसने ऊपर बैठे व्यक्ति को संदेश भेजते हुए कहा। यहाँ नीचे ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड है, मुझे उनकी संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। अगर मैं बचकर नहीं निकल पाया तो हमारी रानी को बता देना कि मुझे उनके पास घर न लौट पाने का बहुत अफसोस है और मैं उन्हें अगले जन्म में मिलूंगा। वांग चाओ ने बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए अपने और लियू वेई के बीच का संपर्क तोड़ दिया और अनगिनत ज़ॉम्बी के मुस्कुराते चेहरों को देखा। अपने सामने मौजूद ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए उसने एक बार फिर बेताब होकर उस ज्वाला को खोजने की कोशिश की जिसका इस्तेमाल वह उन्हें मारने के लिए कर सके। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस रात ली दाइलू के पास घर पहुंचने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसके सामने खड़े ज़ॉम्बी में बस एक हल्की सी लौ जली, पर इतना काफी था। उसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया जैसे सचमुच उस लौ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर उसने मुट्ठी भींच ली और कल्पना की कि लौ बुझ गई है। और यह काम कर गया। भगवान का शुक्र है कि यह काम कर गया। जिस ज़ॉम्बी पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा था वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। लेकिन वांग चाओ के एक भी सांस लेने से पहले ही एक और ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और अपने मरे हुए साथी की जगह ले ली। ये समझते हुए कि वह उन्हें एक एक करके नहीं मार सकता, वांग चाओ ने अपना ध्यान केंद्रित किया और सामने वाले ज़ॉम्बी के अलावा अन्य ज़ॉम्बी की भी ज्वालाओं को खोजने की कोशिश की। अंधेरे में नाचती 6 लपटों को देखकर उसने उन्हें बुझाने की कल्पना की और 6 ज़ॉम्बी मरकर गिर पड़े। लेकिन उनकी जगह 6 और ज़ॉम्बी आ गए। इस पूरी घटना में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि हर बुझाई गई लौ के साथ उसके शरीर में शक्ति का प्रवाह बढ़ता जा रहा था। लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर की ज्वाला को देखने के लिए उसे शारीरिक रूप से देखना जरूरी था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसके द्वारा बनाया गया बिजली का विशाल गोला गायब हो गया, जिससे तीनों इंसान अंधेरे में ज़ॉम्बी से पूरी तरह घिरे रह गए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हमारी रानी को बता देना कि मैं घर न लौट पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ और अगले जन्म में उनसे मिलूंगा। वांग चाओ के ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तभी लियू वेई ने सब कुछ छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर भागने लगा। कैप्टन, डू या टी चिल्लाया और चारों ओर देखने लगा कि आखिर उसके टीम कैप्टन ने सारा सामान पीछे छोड़ने का फैसला क्यों किया। इससे पहले तो वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि वे सब कुछ ले जाएं और अपने पास रखें। जनरल की टीम तहखाने में ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। जल्दबाजी में जवाब आया और बाकी बचे 4 आदमी भी अपना सामान छोड़कर लियू वेई की तरफ दौड़ पड़े। जिन सी कोन को छोड़कर वह आदमी घबराकर अपने बैग से चीजें निकाल रहा था, कुछ खोज रहा था। अपनी मनचाही चीज मिलने पर वह तुरंत अपने साथियों के पीछे चल पड़ा, जिन्होंने सीढ़ी से उतरने के बजाय एस्केलेटर की रेलिंग से फिसलना चुना। रिकॉर्ड समय में 6 मंजिल सीढ़ियां उतरकर 5 आदमी तहखाने के दरवाजे खोलते ही अचानक रुक गए, जिससे तहखाना हल्की रोशनी से भर गया। जिस अराजकता से राहत मिली वह इतनी भयावह थी कि बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति भी दुम दबाकर भाग जाना चाहते थे। मुझे और रोशनी चाहिए, वांग चाओ ने ज़ॉम्बियों के झुंड के बीच से चिल्लाकर कहा। उसके चारों ओर कम से कम 200 ज़ॉम्बियों का घेरा था। बाहर वाले ज़ॉम्बियों ने बीच में अपनी बारी का इंतजार करते हुए इधर उधर चक्कर लगाए। जिन सी कोंग जल्दी से घुटनों के बल बैठा और 8 कैंपिंग लैंप निकाले जो उसने एक महंगे कैंपिंग स्टोर से चुराए थे। उन्हें खोलकर उसने उन्हें ज़ॉम्बियों के झुंड के चारों ओर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, जिससे वांग चाओ को वह रोशनी मिल गई जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी।
जैसे ही रोशनी दिखाई दी, वे स्रोत की ओर मुड़े और उन 5 नए इंसानों को देखने लगे जिन्होंने बड़ी विनम्रता से खुद को भोजन के लिए पेश किया था। अपनी तलवार निकालते हुए लियू वेई तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि ज़ॉम्बी उसके पास नहीं आ गए। हालांकि वह ये कहना चाहता था कि उसका सामना ज़ॉम्बी के झुंड से हुआ, लेकिन अंततः यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। पहला ज़ॉम्बी पानी में शार्क की तरह सरकते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान कभी नहीं बदली। लियू वेई ने खुद को तैयार किया, वार करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके बगल में एक हल्की सी आह सुनाई दी। अपने पहले दुश्मन से नजरें हटाए बिना उसने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी उंगलियां और कसकर पकड़ लीं। वह यहाँ से किसी तरह जिंदा निकल जाएगा और वांग चाओ को घसीटकर घर ले जाएगा ताकि वह ली दाइलू को समझा सके कि उनके पास वह सामान क्यों नहीं था जो उसने मांगा था। ज़ॉम्बी ने अचानक तेजी पकड़ी और जैसे कोई बल्लेबाज बैटिंग करने आता है, लियू वेई ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाकी शरीर को जलाने के लिए आग का गोला बुलाते हुए लियू वेई दंग रह गया। जिस आग पर वे इतना निर्भर थे, वह ली दाइलू की थी। उसके बिना ज़ॉम्बी को जलाकर राख करना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू करो, उसके दिमाग में एक संक्षिप्त आदेश आया। खैर, कम से कम इसका मतलब यह था कि वांग चाओ अभी भी जीवित था, भले ही वे उसे देख न पा रहे हों। अपने साथियों की स्थिति जानने के लिए उसने चारों ओर देखा और असमंजस में रुक गया। चू चान को कहाँ है? उसने बाकी आदमियों की ओर देखते हुए पूछा। उसके पीछे खड़े तीनों आदमियों ने जल्दी से चारों ओर देखा। वह कहीं नहीं मिला। कंधे उचकाते हुए लियू वेई ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और जल्दी से वे चमड़े के दस्ताने निकाले जो उसके चाचा ने उसे कई साल पहले उपहार में दिए थे। उन्हें ध्यान से पहनते हुए और खुद को शांत करते हुए उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली के जोड़ को हल्का सा चूमा और मन ही मन प्रार्थना की। जब दूसरा ज़ॉम्बी पहले की तरह ही उसके पास आया तो लियू वेई झट से हमले से बचते हुए हट गया और अपना दाहिना हाथ ज़ॉम्बी की गर्दन पर रख दिया। छूते ही ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए मर गया। हालांकि लियू वेई को ज़ॉम्बी के इतने करीब जाना पसंद नहीं था, लेकिन बाकी सबके पास दूर से मारने की अद्भुत क्षमता थी। फिर भी वह इस बात से खुश था कि वह सिर्फ छूकर ही उनकी जान ले सकता था। उसने झटपट उन 10 ज़ॉम्बियों को मार गिराया जिन्होंने उसे और उसकी टीम को अपना भोजन समझ लिया था, और फिर ली दाइलू की तरह धीरे धीरे अपना पैर पटकना शुरू कर दिया ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके। कुछ और ज़ॉम्बियों ने झुंड के बीच में चल रही हलचल से अपना ध्यान हटाकर ठीक बाहर खड़े 4 आदमियों की ओर कर लिया। जिन सी कोन, डू या टिंग और हान शी यांग उनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी डू या टिंग को अपने टखने पर किसी चीज के जकड़ने का एहसास हुआ। नीचे देखते ही उसकी नज़र एक हल्के बैंगनी रंग के ज़ॉम्बी की छोटी छोटी आंखों पर पड़ी, जिसके दांतों की 3 पंक्तियां रोशनी में चमक रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ज़ॉम्बी ने उसे टखने से खींच लिया, जिससे उसके पैर लड़खड़ा गए। अपनी तलवार गिराकर उसने गिरने से बचने के लिए अपनी कोहनियों का सहारा लिया, जिससे उसका चेहरा जमीन पर पहले न लगे। जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ, उसे सोचने का भी समय नहीं मिला कि ज़ॉम्बी उसे इतनी तेजी से घसीट ले गया कि उसका दिमाग बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह उसका साथ दे पाए। शॉपिंग सेंटर के चिकने संगमरमर के फर्श पर पकड़ बनाने की कोशिश में उसके नाखून उखड़ गए और उस बेदाग सफ़ेद सतह पर खून की 10 लकीरें छोड़ गए। उसने सिर्फ एक बार पलक झपकाए और वह अपने साथियों या शॉपिंग सेंटर के तहखाने को देख नहीं पा रहा था। अध्याय 153। ज़ॉम्बी का झुंड अंतहीन प्रतीत हो रहा था, और वांग चाओ और लियू वेई ने हर आग को बुझाकर चाहे कितनी भी ताकत हासिल कर ली हो, वे उनकी भारी संख्या के सामने बेबस होते जा रहे थे। अपनी पूरी क्षमता से रास्ता बनाते हुए लियू वेई हान शी यांग और जिन सी कोन को उस तूफान के केंद्र में ले गए। आपका आना अच्छा लगा, वांग चाओ ने कहा और 6 और ज़ॉम्बी को मार गिराया। फिलहाल 6 ज़ॉम्बी उसकी अधिकतम संख्या लग रही थी, लेकिन उसके आसपास मौजूद ज़ॉम्बी से निपटने के लिए ये संख्या समुद्र में एक बूंद के बराबर थी। खैर, जब तक मैं नहीं आ जाता, पार्टी शुरू नहीं हो सकती, लियू वेई ने एक ज़ॉम्बी के पंजों से बचते हुए कहा और उसके बड़े हुए हाथ को हल्के से छुआ। पलक झपकते ही वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा और दूसरा ज़ॉम्बी उसे कुचलते हुए खाने की तलाश में निकल पड़ा। यह मुझे कंट्री एक्स की सिटी एन की याद दिलाता है, फैंग डोंग यांग ने अपने सामने मौजूद ज़ॉम्बी का सिर काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वांग चाओ ने बिजली का एक झटका छोड़ा, जिससे शरीर राख में बदल गया। क्या ये वही फिल्म थी जिसमें कप्तान ने प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ संबंध बनाए थे? गु बी मिंग ने नीले ज़ॉम्बी के गले पर तलवार से वार करते हुए पूछा। एक बार फिर बिजली ने ज़ॉम्बी के सिर और शरीर को जलाकर राख कर दिया, इससे पहले कि वह फिर से जीवित हो पाता।
नहीं, वो तो। फैंग डोंग यांग एक पल के लिए रुका और अपने सामने खड़े ज़ॉम्बी के फैले हुए पंजों से बचते हुए नीचे झुका। फिर उसने बाएं हाथ से एक जोरदार अपरकट मारा जिससे उसके प्रतिद्वंदी का मुंह जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। देश क्यू की राजधानी, उसने आगे कहा। आहा, हाँ, हान शी यांग ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन किसी कारणवश मुझे एक साथ इतने सारे टेंगो याद नहीं आ रहे। वे तो मानो किसी पहाड़ी से दीमक निकल रहे हों। फिर भी हम बिल्कुल ठीक ठाक बच निकले, फैंग डोंग यांग ने अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काटते हुए कहा। वांग चाओ और लियू वेई ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। किसी को भी इस तहखाने से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने काम की प्रकृति के कारण वे हंसते हंसते और मजाक करते हुए नीचे उतरेंगे। एक साथ कई को नष्ट करने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए, वांग चाओ ने लियू वेई से गुर्राते हुए कहा, जब दोनों अनगिनत लड़ाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन जब तक मैं उन्हें शारीरिक रूप से नहीं देख लेता, तब तक मैं ज्वाला को बुझा नहीं सकता। ली दायलू ने इसे आसान बना दिया, लियू वेई ने कहा, जो कई कारणों से अपनी प्रेमिका को याद कर रहा था। लेकिन वह ये भी जानता था कि उसके आने और उन्हें बचाने की कोई संभावना नहीं थी। हाँ, उसने ऐसा किया, वांग चाओ ने सहमति जताई। और अब मुझे समझ में आ गया है कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि हम दलदल में डूब रहे हैं, स्थिर खड़े हैं जबकि हमारे चारों ओर दुनिया बदल रही है। जब हम इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, तब तुम उसे बता देना कि वह सही थी। और जो भी सामान हमने इकट्ठा किया था, उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए मैं तुम्हें बलि का बकरा बना दूंगा। वांग चाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसके सामने मौजूद ज़ोंबी के पंजे उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसकी विंटर पाका से कपड़े की लंबी लंबी पट्टियां फाड़ने में कामयाब हो गए। ली दायलू की बात एक बार फिर सही साबित हुई। अतिरिक्त परतों ने कुछ हद तक सुरक्षा तो प्रदान की, लेकिन युद्ध के बीच में वे उसे अत्यधिक गर्मी का शिकार भी बना रही थी। जैसे जैसे उनकी स्थिति और भी बेबस होती जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह हमेशा से जानता था कि वह अपने देश की रक्षा करते हुए मोर्चे पर मर सकता है, लेकिन इस तरह नहीं, किसी ऐसे आनुवंशिक रूप से बदले हुए बहुत सारे दांतों वाले इंसान की वजह से नहीं। तो फिर तुम खुद को क्यों रोक रहे हो? उसके दिमाग में एक ऐसी आवाज आई जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह उसकी अपनी आवाज का ही एक गहरा, कर्कश रूप लग रहा था, लेकिन एक अजीब लहजे के साथ जो हल्की सी सुनाई दे रही थी। मैं नहीं हूँ, उसने विरोध में गुर्राते हुए कहा और 6 और ज़ोंबी को मार गिराया। हाँ, तुम हो, दृढ़ आवाज आई। तुम जितना जानते हो उससे कहीं अधिक हो। अब वह करो जिसके लिए तुम्हें इस ग्रह पर भेजा गया है और उन सबको मार डालो। आवाज एक दहाड़ में समाप्त हुई, मानो युद्ध का आह्वान हो। वांग चाओ के भीतर गहराई में वह किसी चीज की उपस्थिति महसूस कर सकता था, जो उसके अस्तित्व की गहराई से उभर रही थी, मानो युद्ध के उस आह्वान का जवाब दे रही हो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर तुम इतनी बुरी तरह लड़ना चाहते हो तो लड़ो। अगर तुम अपने भाइयों का मांस खाना चाहते हो तो खाओ। अंधेरे से आती आवाज किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी, लेकिन उसके शब्द वांग चाओ के दिमाग में गूंज रहे थे। अगर तुम इतनी बुरी तरह लड़ना चाहते हो तो लड़ो। अगर तुम अपने ही भाइयों का मांस खाना चाहते हो तो खाओ। वांग चाओ ने जोर से दोहराया, और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, उनके चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तुम पीछे रह गए हो, लियू वेई के भीतर से एक धीमी आवाज आई। यह आवाज खुले मैदानों में बहने वाली हवा जैसी लग रही थी। 2 लोग तुम्हारी देवी को छीन चुके हैं, और अब तुम इन कमजोर ज़ॉम्बियों की वजह से मरोगे। तुम पीछे रह गए हो। इस आवाज ने लियू वेई को एक पल के लिए रोक दिया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग करने की कोशिश की। मुझे क्या करना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने पीछे वाले झूले पर लगे हाथ को पकड़ा और ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। जानिए कि आप वास्तव में कौन हैं? आवाज आई। ये कुछ खास मददगार नहीं है, लियू वेई ने झल्लाते हुए कहा और उस ज़ॉम्बी को खींचकर अलग किया जो फैंग डोंग यांग की पीठ पर कूदने में कामयाब हो गया था। उसकी बात सुनकर सन्नाटा छा गया, मानो आवाज उसी हवा में बह गई हो जिसमें वो आई थी। लियू वेई का ध्यान अपने सामने मौजूद भीड़ पर केंद्रित था। उसके पास उस पहेली को सुझाने का समय नहीं था जो किसी ने उसके कान में फुसफुसाई थी, भले ही उसकी आवाज काफी हद तक उसी की तरह लग रही थी। जियांग मिंगताओ वहीं पड़ा रहा, पूरी तरह उस राक्षस के रहमो करम पर, जो उसे उसकी टीम से दूर घसीटकर उस जगह ले जा रहा था जहां वह उसे ले जाना चाहता था। उसके हाथ उसके चेहरे को ऊबड़ खाबड़ सतह से बचाए हुए थे, जबकि उसके पाका की गद्दी ने उसके शरीर के बाकी हिस्सों को कुछ हद तक सुरक्षित रखा हुआ था। वे किसी इमारत में दाखिल हुए।
जियांग मिंगताओ को एक भारी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और बर्फ से ढकी ज़मीन की जगह अब उसे लकड़ी के फर्श पर घसीटा जा रहा था। वह लकड़ी की रेखाओं को घूर रहा था। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उस व्यक्ति के टखने को पकड़कर ज़ोंबी उसे तब तक घसीटता रहा जब तक कि वह सीढ़ियों के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गया। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए ज़ोंबी ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उस व्यक्ति का शरीर हर सीढ़ी से टकराकर उछल रहा था। जब जियांग मिंगताओ का शरीर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो ज़ॉम्बी ने उसे टखने से पकड़कर कमरे के बीचों बीच पटक दिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके गिरने से कितनी जोर की आवाज़ आई। दर्द से कराहते हुए उसे यह समझने में एक पल लगा कि दर्द से कराहने वाला वह अकेला नहीं है। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चू चांग पो, डू या टिंग, काऊ चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने डर पर काबू न रख पाने के कारण कर्कश आवाज में पूछा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसने सीढ़ियों के ऊपर से एक स्टील के धातु के दरवाजे के पीछे की दीवार से जोर से टकराने की आवाज सुनी, जिससे उस मंजिल पर मौजूद सभी लोग डर के मारे सहम गए। अपने कुछ साथियों के साथ जमीन पर लेटे हुए जियांग मिंगताओ ने ऊपर देखा और एक हल्के बैंगनी रंग के ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से सामने खड़े आदमियों पर टिकी हुई थीं। गद्दारों, ज़ॉम्बी ने फुफकारते हुए कहा और सबसे नीचे वाली सीढ़ी से उतरकर उनकी ओर सरक गया। गद्दारों, उसने फिर फुफकारा। इस बार जियांग मिंगताओ के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया ताकि वे आमने सामने आ जाएं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? उसने पूछा। उसका गोल सिर एक तरफ इस तरह झुका हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी पतली गर्दन से गिर ही जाएगा। कोई बात नहीं, ज़ॉम्बी ने उसे दिलासा दिया। जियांग मिंगताओ के बालों को छोड़ते हुए ज़ॉम्बी बस खड़ा हो गया और आदमी का ऊपरी शरीर तहखाने के कंक्रीट के फर्श पर एक बार फिर उछल गया। हमारे पास साथ बिताने के लिए लंबा समय होगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। जैसे जैसे ज़ॉम्बी बोलता गया उसके शब्द सहज होते गए और अंत तक आते आते वह लगभग सामान्य रूप से बात कर रहा था, बस हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अपने पैरों के पास बैठे 4 आदमियों को देखते हुए उस ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला और ऐसी दहाड़ मारी जैसी किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऊपरी मंजिलों पर मौजूद अनगिनत ज़ॉम्बी ने उस दहाड़ को गूंजते हुए इमारत की नींव तक हिला दी। अब इंसानों से खेलने में कोई दिलचस्पी न रखते हुए ज़ॉम्बी मुड़ा और दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अंधेरे में अकेला रह गया जियांग मिंगताओ ने अपनी तनावग्रस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ा। क्या किसी को पता है कि यह सब क्या था? उसने ठंडी जमीन पर अपना गाल टिकाते हुए पूछा। उसे केवल सन्नाटा ही मिला। अध्याय 154। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर अपने ही साथियों का मांस खाना चाहते हो तो खाओ। वान चाओ के मुंह से ये शब्द निकलते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सामने खड़े इंसानों में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए ज़ॉम्बीज़ बेसुध जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे को फाड़कर अपने ही साथी ज़ॉम्बीज़ का मांस खाने लगे। जो कुछ हुआ उसे देखकर वान चाओ और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि इससे उन्हें भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। बचे हुए 6 लोग दौड़कर सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गए। अपने पीछे स्टील का दरवाजा बंद करते हुए वान चाओ ने हैंडल पर हाथ रखा और उसे इतना घुमाया कि दरवाजा अब खुल न सके। अपनी पूरी ताकत से हैंडल को खींचते हुए फैंग डोंग यांग ने वान चाओ को सिर हिलाकर पुष्टि की कि मुहर बिक गई है। यह महसूस करते हुए कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं, वान चाओ, लियुवे और उनकी दोनों टीमों के बचे हुए सदस्य फर्श पर बैठ गए और दीवार से पीठ टिकाकर लेट गए। तहखाने में मची भयानक गर्जना और चीखें दीवारों से होकर इतनी हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं कि वे उन्हें मुश्किल से सुन पा रहे थे। क्या हुआ? लियुवे ने हौंफते हुए पूछा। उसकी आंखें बंद थीं और सिर दीवार से टिका हुआ था। कोई अंदाजा नहीं, वान चाओ ने झूठ नहीं बोलते हुए कहा। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था या एक वाक्य से इतना हंगामा कैसे मच गया। लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। हमें जो कुछ भी मिल सकता है उसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। मुझे नहीं पता कि वे ज़ॉम्बी कब तक फंसे रहेंगे। फैंग डोंग यान कराहते हुए खड़ा हुआ। देखो, बिल्कुल देश एक्स की तरह। कोई समस्या नहीं, उसने जिनसी कोंग, गुब्बी मिंग और हान शी यान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ लोगों को खो दिया है, हान शी यान ने गंभीरता से कहा। फैंग डोंग यान ने सिर हिलाया। हमने कर लिया, और जब हमारी बारी आएगी उनका पीछा करने की, तब हम उनसे दूसरी तरफ मिलेंगे। लेकिन अभी मिशन खत्म नहीं हुआ है। घर लौटने पर हम शोक मनाएंगे।
उसकी टीम के बाकी सदस्य भी उसका अनुसरण करते हुए खड़े हो गए और दीवार का सहारा लेते रहे। क्या हम फिर से अलग हो रहे हैं? लियू वेई ने वान चाओ की ओर देखते हुए पूछा। वान चाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसके बाद नहीं। चलो तुम्हारी मंजिल से शुरू करते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। हमें वापस आने में अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। उम्मीद है इतना समय काफी होगा। मैं अब कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तहखाने में मौजूद सभी ज़ॉम्बी का हम क्या करेंगे? गु बी मिंग ने वान चाओ के बगल में खड़े होते हुए पूछा। इन्हें छोड़ दो, वान चाओ ने जवाब दिया, इससे पहले कि उसे याद आए कि बहुत समय पहले ही दाइलू ने भी यही जवाब दिया था और दुश्मन को मारे बिना भागने की बात सुनकर उसके सैनिक भड़क उठे थे। उसने लियू वेई की ओर देखा, जिसे भी यही बात समझ आ गई थी। इस समय वे कोई खतरा नहीं है, हम अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ आने वाले और उन्हें खोजने वाले अगले समूह का क्या होगा? गु बी मिंग ने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए जोर देकर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह सेना में लोगों की रक्षा करने के लिए था, न कि उन्हें इस तरह खतरे में डालने के लिए। उन्हें मरने दो, लियू वेई ने एस्केलेटर की ओर बढ़ते हुए कहा। ये सुनकर बाकी चारों लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देश की सेना के 2 उच्च पदस्थ अधिकारी नागरिकों को यूं ही मरने देने को तैयार हैं। लेकिन जिन सी कोंग ने दोनों पुरुषों की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, अगर हम वापस नीचे चले गए तो क्या आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे? वान चाओ ने अपनी पैंट से धूल झाड़ते हुए और गर्दन चटकाते हुए पूछा। अपनी पैंट की जेब में छिपाकर रखी सिगरेट का पैकेट निकालते हुए उसने एक सिगरेट जलाई। तंबाकू का गहरा कश लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके असर का आनंद लिया। सालों बाद उसे सिगरेट पीने की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन पिछली लड़ाई बहुत करीबी थी। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि बाकी 4 लोग बहस नहीं कर सकते थे। दूसरी बार उनके जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। पहली बार वे बेहद भाग्यशाली रहे थे और यह एक चमत्कार ही था कि ज़ॉम्बीज़ आपस में ही भिड़ गए और वे बच निकलने में कामयाब रहे। उनसे तभी लड़ो जब कोई और चारा न हो, वरना बचने के लिए लड़ो। अगर हमें उनके खिलाफ टिके रहना है तो हमें और मजबूत होना पड़ेगा। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही लियू वेई ने नीचे से आवाज लगाई। बाकी लोग अपनी मांसपेशियों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़े और जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करने लगे। आखिरकार शायद यही एक चीज थी जो उन्हें निश्चित मौत से बचा सकती थी। वे कहाँ हैं? मैंने पूछा, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी में इधर उधर टहलते हुए जिस पर हमने कब्जा कर लिया था। मैं अंधेरे में घूर रही थी, अपने बेटों की जल्दी घर आने की कामना कर रही थी। मैंने उन्हें लगभग 1 घंटे पहले घर आने को कहा था, फिर भी कोई नहीं आया। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, लियू यूजेग ने कमरे में रखे सोफों में से एक पर पीछे झुकते हुए कहा। वहाँ हल्के भूरे रंग के कई सोफे और कुर्सियाँ थीं और साइड टेबल पर चमकीले हरे पौधे सजे हुए थे। कुल मिलाकर यह एक शानदार जगह थी और मुझे यकीन था कि मैं भविष्य में इसका आनंद उठाऊंगा। जब लड़के घर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुमने तो 1 घंटा पहले यही कहा था, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे पता था कि वह भी मेरी तरह ही तनाव में था। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ रहे थे और चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। लेकिन यही तो मेरा जोकर था, जो कभी खुलकर अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था, बस हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। और मैंने 1 घंटे पहले भी यही कहा था। वे ठीक हो जाएंगे, उसने खड़े होकर मेरे पास आते हुए कहा। उसने अपनी बाहों को मेरे चारों ओर लपेटकर मुझे धीरे से अपने सहारे से लगा लिया, जिससे मैं उसे एक स्तंभ की तरह इस्तेमाल कर सकूं। तो फिर उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैंने अपना सिर उसकी छाती पर टिकाते हुए पूछा, उसकी धीमी, स्थिर धड़कन को महसूस करते हुए। क्योंकि वे बेवकूफ़ हैं जिन्हें समय का ध्यान नहीं रहता, उसने मेरे सिर पर प्यार से चुंबन करते हुए मुझसे वादा किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी प्यारी, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे वापस न आएं। और अगर उनका सामना ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ से हो जाए तो? आपने कहा था कि वे शायद ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा सही होती हूँ। मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, मैंने आंखें बंद करते हुए कराहते हुए कहा। मैं इस दुविधा में फंसी थी कि उन्हें यह समझाना भी जरूरी था कि बाहर असलियत क्या है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखना भी। देखो, वे आ गए हैं, लियू यूजेग ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैंने जैसे ही आंखें खोली, ठीक उसी समय मैंने देखा कि जिन 3 गाड़ियों में मैंने उन्हें भेजा था, वे कांच की खिड़कियों से गुजरकर भूमिगत पार्किंग के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गईं।
मेरे घुटने लगभग जवाब दे चुके थे। मैंने राहत की सांस ली। लियू यूजेग ने अपना बायां हाथ मेरे चारों ओर कसकर पकड़ लिया और मुझे सीधा खड़ा रखा। अगर मैं वहां होता तो क्या तुम तब भी इतनी चिंतित होती? उसने धीरे से मेरे कान में पूछा। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। नहीं, उसकी सिसकी सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराई। जब से तुम्हारे अंदर तुम्हारी लौ प्रकट हुई है, मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें शक्ति भी दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी, अगर तुम में से कोई इसके बाद बाहर जाने की सोच रहा है, तो तुम गलत सोच रहे हो। लियू यूजेग ने हल्की सी हंसी हंसते हुए मेरे माथे पर प्यार से चुंबन किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा एक अंश तुम्हारे भीतर है। कम से कम अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, भूमिगत पार्किंग का दरवाजा खुला और वांग चाओ और लियू वेई अंदर आए। मेरा पूरा ध्यान उनके चेहरों पर था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे कितने बिखरे हुए लग रहे थे। मैंने कमरे के उस पार वांग चाओ की ओर छलांग लगाए और उनकी बाहों में कूद पड़ी, जिससे उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। सावधान रहो, छोटी बच्ची, उसने गुर्राते हुए कहा और झुककर मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दिया, फिर मुझे लियू वेई के हवाले कर दिया। जैसे ही मैंने उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया, मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकती हूँ। दोनों पुरुष मेरे क्षेत्र में वापस आ गए थे, अब और कुछ मायने नहीं रखता था। मुझे चूमने के बाद लियू वेई ने मुझे धीरे से जमीन पर उतार दिया। उनके कंधे के ऊपर से झांककर मैंने देखा कि जिनसी कोंग, हान शी यान, गुक बी मिंग और फैंग डोंग यांग उनके ठीक पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर पूरी तरह से थकावट झलक रही थी। मैंने बाकी चारों को और ढूंढा, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने लियू वेई की आंखों में देखते हुए पूछा, और उसके चेहरे पर भी वही थका हुआ भाव देखा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। लियू वेई ने स्वीकार किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं वास्तव में मौजूद हूँ, मेरे हाथों को ऊपर नीचे रगड़ा। और हिचकी से उसका मतलब है कि मिशन पूरी तरह से गड़बड़ हो गया, फैंग डोंग यांग ने कहा और चलते हुए एक ट्रे कुर्सी पर बैठ गया और अपनी जैकेट की जिप खोल दी। और तभी मैंने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा। अध्याय 155। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैंने गुस्से से पूछा और अपने बेटों को सिर से पैर तक ध्यान से देखा, जहां उनकी सर्दियों की जैकेटें बुरी तरह फटी हुई थीं और सफ़ेद जैकेट पर नीले और बैंगनी खून के छींटे पड़े हुए थे। हो सकता है कि हमारा सामना ज़ॉम्बियों के एक छोटे झुंड से हुआ हो। लियू वेई ने मुझे लॉबी में मौजूद कई सोफों में से एक पर धीरे से बिठाते हुए स्वीकार किया। मुझे कुर्सी पर बिठाकर वह जल्दी से मेरे बगल में बैठ गया। लगता है कि हम यहाँ अपनी चर्चा कर रहे थे। हो भी सकता है और नहीं भी। तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारा सामना जरूर किसी झुंड से हुआ होगा। लेकिन कहाँ? मॉल के तहखाने में, वांग चाओ ने स्वीकार किया। मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। यह मुमकिन नहीं है। ज़ॉम्बी शॉपिंग मॉल में तब तक नहीं जाते जब तक वे किसी खास व्यक्ति या चीज का शिकार न कर रहे हों। क्या वे हमारा शिकार कर रहे थे? फैंग डोंग यांग ने पूछा। मैं इस बात पर गौर किए बिना नहीं रह सकता कि केवल हमारी टीम के सदस्यों को ही पकड़ा गया। मैंने आंखें सिकोड़ लीं और सोचने लगा कि ज़ॉम्बीज़ को मेरे समूह में दिलचस्पी क्यों होगी। आखिरकार यहाँ आसपास के घरों में तो शिकार करना कहीं ज्यादा आसान था। अपने अंगूठे का नाखून चबाते हुए मैं अपने दिमाग में हर मुमकिन स्थिति पर विचार करने लगा। जिन लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया था, उनका नाम क्या था? ली यी मिंग और उसके आदमी, क्या आपको यकीन है कि वे मर चुके हैं? मैंने लियू वेई की ओर मुड़कर पूछा। जब दूसरे आदमी ने सिर हिलाया, तो मैं फिर से अपना अंगूठा चबाने लगा। मुझे उस आदमी पर शक नहीं था। अगर उसने कहा कि वे मर चुके हैं, तो वे मर चुके होंगे। शायद। लाशों का क्या किया तुमने? मैंने सिर झुकाते हुए पूछा। फैंग डोंग यांग और उसकी टीम के खिलाफ इतनी बड़ी दुश्मनी रखने वाला शायद उसका पुराना कप्तान ही हो सकता था। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए बहुत नफरत और ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन ऐसा होना पूरी तरह मुमकिन था। हालांकि अगर वह सचमुच मरा हुआ था, सिर्फ ज़ॉम्बी बनकर नहीं, तो जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट रही है। मैंने चेन ज़ी हान से कहा कि वह तुम्हारे सो जाने के बाद उसी रात उन्हें जला दे। लियू वेई ने कहा, इस बार मुझे अपनी गोद में खींचते हुए। तो वे पूरी तरह से मर चुके हैं। मैंने स्पष्ट किया। मेरे बेचारे अंगूठे के नाखून बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे क्योंकि मेरे दांत लगातार सतह पर आगे पीछे चल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि जो मर गया सो मर गया, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं है, वांग चाओ ने खड़े होकर मेरी तरफ आते हुए कहा।
मेरे मुंह से अंगूठा निकालकर उन्होंने उसकी जगह ही एक लॉलीपॉप रख दी। काली मुलेठी का स्वाद मेरी जीभ पर फैलते ही मैं आह भर उठा। हाँ, मैं ये बात पूरी तरह मानता हूँ कि मैं उन अजीब लोगों में से एक था जिन्हें काली मुलेठी पसंद थी। बदकिस्मती से अब उन्हें पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मुझे लगता है कि वांग चाओ वाकई कोई चमत्कार करने वाला था। जैसे ही लॉलीपॉप का स्वाद और चीनी मेरे शरीर में घुलने लगी, मैं अपने साथी की बाहों में और भी आराम से लेट गई। लेकिन लियू वेई अपने काम में माहिर है, वांग चाओ ने लॉलीपॉप के मुझ पर हो रहे जादुई असर को देखकर कहा। यह उनकी वजह से नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ? मैंने अपनी लॉलीपॉप चाटते हुए लियू वेई से और भी गहराई से चिपकते हुए कहा। कोई भी बात मत छिपाना। क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्या हो रहा है? लड़कों की सब कुछ बताने के बाद गुओ बीमिंग ने पूछा। मुझे पता था कि वे मौत के कितने करीब आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मौत से सामना होना अब रोज़ की बात हो जाएगी, और कम से कम इस तरह लड़कों को आने वाले खतरे का थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया। हाँ, मैंने आश्चर्य से कहा कि वे इसे समझ नहीं पाए थे। ये कुछ वैसा ही है जैसा वो बाई ही नाम की लड़की ने लियू वेई और लियू यूजेक के दादाजी के साथ किया था। तुम्हारा मतलब है हेरफेर? वांग चाओ ने उठकर बैठते हुए और मेरी ओर घूरते हुए पूछा। ये तो आदेश देने जैसा था, मैंने सही शब्द ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा। हेरफेर करना ज्यादा सूक्ष्म होता है और इसका असर होने में ज्यादा समय लगता है। जैसे किसी के कान में फुसफुसाना। तुमने जो किया वह ज़ॉम्बीज़ को आदेश देना था, उन्हें अपने शब्दों का कोई अर्थ निकालने का मौका नहीं दिया। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर अपने साथियों का मांस खाना चाहते हो तो खाओ। तुमने ज़ॉम्बीज़ को साफ साफ बता दिया कि तुम उनसे क्या करवाना चाहते हो और उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तो क्या यह मेरी आध्यात्मिक शक्तियों का हिस्सा है? वांग चाओ ने पुष्टि की तलाश में पूछा। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, ज्यादातर लोग अपनी शक्ति के केवल एक पहलू का ही उपयोग करते हैं। तुम्हारे पास उससे कहीं ज्यादा शक्ति और क्षमता है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। वे उसकी शक्तियों की बदौलत ही उस स्थिति से निकल पाए थे, इसलिए मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। मुझे बस ये चिंता सता रही थी कि क्या इसके परिणामस्वरूप ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि लड़कों के अनुसार वे सचमुच एक दूसरे को फाड़ रहे थे। मैंने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं सुना था कि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर इस तरह हमला करते हैं। आखिर इंसान ही तो उनका पसंदीदा शिकार थे और उन्हें पेट भरने और संतुष्ट रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। साथ ही, अगर मांस में डर का मसाला न मिलाया जाए तो उसका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। हमें प्रशिक्षण लेना होगा, लियू वेई ने धीरे से मेरी ठुड्डी को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। हम चुपचाप खड़े होकर उनके द्वारा हमारा पीछा किए जाने का इंतजार नहीं कर सकते। तो हम ये कैसे करें? मैंने उस आदमी को देखा जो मुझे किसी दूसरे शरीर में अपने ही एक अहम हिस्से जैसा लग रहा था। आंखें बंद करके मैंने वो शब्द कहे जो मैं सच में कहना नहीं चाहता था। सच्ची ट्रेनिंग का एकमात्र तरीका है उन्हें ढूंढकर मार डालना। तहखाने की स्थिति ने वांग चाओ को अपनी शक्ति का वो हिस्सा इस्तेमाल करने का मौका दिया जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीने के लिए इतना बेताब था। इसलिए ताकतवर बनने का एकमात्र तरीका है खुद को जानलेवा हालातों में डालना और ऐसे लड़ना जैसे ये तुम्हारी आखिरी सांस हो। मैं नहीं चाहता था कि लड़कों को इस तरह सीखना पड़े, इसीलिए मैं उन्हें धीरे धीरे उनकी शक्तियों और ज़ॉम्बीज़ को मारने के तरीके से परिचित करा रहा था। लेकिन लियू वेई सही कह रहा था, हम बस डर के मारे यहाँ खड़े थे, पर यह बदलना ज़रूरी था। लियू यूजेग और चेंजी हान कल कुछ आदमियों के साथ और सामान इकट्ठा करने जाएंगे। इसे प्रशिक्षण का मौका समझो, मैंने उठते हुए कहा। मेरे मुंह से निकले शब्दों से मेरा गला भर आया। मैं सीढ़ियों की तरफ गया और दरवाजे खोल दिए। तुम लोग इसका हल निकालो और मैं चेंजी हान को नीचे भेज दूंगी, मैंने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वे या तो और मजबूत होंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। मैंने एक एक कदम आगे बढ़ाया और 13 सीढ़ियां चढ़कर अपने पेंट हाउस में पहुंच गई। दरवाजा खोलकर मैं रसोई में चेंजी हान के पास गई, जो आज रात के खाने के लिए गाजर और आलू धो रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया और अपना माथा उसकी पीठ पर टिकाकर गहरी सांस ली। लड़कों को नीचे तुम्हारी जरूरत है, मैंने आंखें बंद करके कहा, उसे जाने देने की जहमत भी नहीं उठाई। मेरी बाहों में घूमते हुए उसने मेरी ठुड्डी के नीचे उंगली रखकर धीरे से मेरा सिर ऊपर उठाया। मेरे चेहरे पर किसी तरह का संकेत ढूंढते हुए उसने धीरे से अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे, मुझे बड़े आराम से चूमते हुए, मानो उसके पास मुझे निहारने के लिए दुनिया का सारा समय हो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, उसने उठते हुए कहा।
रात के खाने की चिंता मत करो, मैं वापस आकर उसे पूरा कर लूंगा। एक आखिरी चुंबन के साथ उसने अपनी बाहें मेरी बाहों से छुड़ाईं और पेंट हाउस से चला गया। बंद दरवाजे को घूरते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कुछ पल की कमजोरी का एहसास कराया, जहां कोई मुझे देख न सके। मेरी आंखों से एक आंसू बह रहा था और मैं सोच रही थी कि आने वाले साल में कौन बचेगा। मेरे किसी आदमी के ज़ॉम्बी के हाथों मरने का ख्याल ही मुझे कमजोर कर देता था। साथ ही मुझे ये भी समझ आया कि मैं ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर मेरा डर ही सब कुछ पर हावी हो गया था। उन्हें मजबूत बनना था ताकि वे दिन के अंत में हमेशा मेरे पास लौट सकें। एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ते हुए मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपनी पीठ सीधी की। इस जगह को अपने फार्म हाउस की तरह एक किले में बदलने के लिए मुझे बहुत काम करना था। अपने फार्म हाउस के ख्याल आते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे उम्मीद थी कि पीछे छूटे हुए लोग मेरी मेहनत का फल भोग रहे होंगे। बेवकूफ़ लोग मुझे उस भयानक प्रलय से ठीक एक रात पहले इस पूरे बेवकूफ़ देश में ले आए। सिर हिलाते हुए मैं चेन जी हान के पुराने कमरे में गया और अंदर डेस्क पर बैठ गया। हमने तय किया था कि जो भी कमरा इस्तेमाल में नहीं था उसे किसी काम का बना लेंगे। बेचारे चेन जी हान के कमरे को दफ्तर बना दिया गया, जबकि लियू वेई का कमरा, दूसरा सबसे बड़ा कमरा, एक रसोई घर में बदल दिया गया। यहाँ तक कि लियू यूजेक को भी नहीं बख्शा गया और उसका कमरा बाकी सभी सामानों के लिए भंडारण क्षेत्र बन गया। मुझे बाद में दूसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट को सामान रखने के कमरे में बदलना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सामान को अपनी नज़रों से दूर रख सकूं। अपने रंगीन मार्कर और कागज़ निकालकर मैंने ध्यान लगाकर अपनी अगली योजनाओं पर विचार करना शुरू किया। अगर ये लोग ताकतवर बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, तो मैं इस इमारत को एक अभेद्य किले में बदल दूंगा ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें। मैंने एक खाली कागज़ पर चमकीले बैंगनी रंग के मार्कर से लिखा, प्रलय से कैसे बचे, संस्करण 2.0। पहला कदम, संपर्क सेवा की शर्तें। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।